प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। आज के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग हायर मैथमेटिक्स के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने जो कि ग्रीन बोर्ड के ऊपर था, चॉक डस्टर पे था और अब हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे आ गए हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने CF और PI है ना, इसके ऊपर डिस्कशन किया था और मेनली डिस्कशन जो था हमारा वो फोकस्ड था CF पे, है ना। हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की थी कि जो CF के डिफरेंट रूल्स हैं, वो जो रूल्स हैं वो बने कैसे। ठीक है, आई रिपीट, CF के अलग अलग केसेस में रूल्स होते हैं। जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, ठीक है ना, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम जो CF बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाते हैं, वो बनता कैसे है ना, वो आता कैसे है। भाई हम लोग तो फॉर्मूला लगा के और सीधे आंसर निकाल देते हैं, CF निकाल देते हैं, लेकिन वो बनता कैसे है ये हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डिस्कशन किया। आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो PI है ना, PI की जरूरत हमें क्यों होती है, वाई वी से कि PI इज रिक्वायर्ड। ठीक है, PI की जरूरत हमें किन स्थितियों में होती है, PI निकालते कैसे हैं, और PI जो है वो अलग अलग कंडीशंस में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसके लिए कोई रूल्स हैं। इन सब चीजों को आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर देना। अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा का सारा जो कंटेंट है बच्चों, आगे चल के आपको हमारे एप्लीकेशन पे भी मिलेगा। ठीक है, वीडियो लेक्चर तो यूट्यूब और एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। ये जो कंटेंट हम लोग बना रहे हैं, आगे चल के हमारी प्लानिंग है कि ये आपको एप्लीकेशन पर मिल जाए। हम धीरे धीरे बहुत सारे कोर्सेज के ऊपर काम कर रहे हैं और उनको भविष्य में लॉन्च करेंगे। अभी हम फिलहाल गेट के ऊपर काम कर रहे हैं। गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं वो हमारे पेड कोर्सेज को आगे चल के एक्सेस कर पाएंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए जो फोकस्ड होगा कोर्स। ठीक है ना, ब्रांच के सब्जेक्ट्स के ऊपर हम लोग ज़्यादा टॉपिक के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप जानते हैं कि आई एम द ओनली पर्सन फॉर मैथमेटिक्स। मैं अभी, मेरे पास कोई बड़ी टीम नहीं है, केवल मैं मैथमेटिक्स के ऊपर काम करता हूँ। तो मैथमेटिक्स के लिए हम लोग लॉन्च करेंगे कोर्सेज इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, गेट को फोकस में रखकर। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैं आगे चल के एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब आइए ज़रा हम लोग इस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि PI वाई रिक्वायर्ड। ठीक, सो अभी तक जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे विद्यार्थियों, उसमें हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन था। व्हाट वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन था बच्चों, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, राइट हैंड साइड को 0 मान के चल रहे थे। तो जो CF आ रहा था वो केवल FD इज इक्वल्स टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को डिनोट करता था। अब अगर मान लीजिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें Q की जो वैल्यू है वो 0 ना हो, तो डेफिनेटली आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो कुछ इस रूप में रहेगी विद्यार्थियों, इन दिस फॉर्म: a0 dny dxn plus a1 dn minus 1y dxn minus 1 plus a2 and so on any is equals to q. This is the nth order differential equation with constant coefficient. ये जो a0 a1 a2 an है, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। दैट्स वाई इसको हायर ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट कहते हैं। तो उसमें जो वर्ड है ना विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसका लॉजिक एक्चुअल में यहां से आता है। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ अब हम लोग अजम्पशन के ऊपर काम करेंगे बच्चों। हम लोग संभावना तलाश करेंगे कि भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये मानते हुए कि हम लोगों को CF निकालना आता है और CF किन स्थितियों में निकलता है ये भी हमें पता है। क्लियर? अब आगे बढ़ो जरा। So let us assume that it is possible to find out a particular solution of 1 as y is equals to fx. हम मान लेते हैं कि इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है ना। पर्टिकुलर का मतलब PI मत मानिएगा, है ना। पर्टिकुलर मतलब कोई एक सोल्यूशन है जो कि y is equals to fx के रूप में है, हमने ऐसा माना। ठीक है, हेंस अगर भाई ये सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां जहां y था वहां पर f लिख दिया, ये f आ गया बच्चों। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारी। नाउ नेक्स्ट,
Now let y is equals to fx plus 5x be the complete solution of 1, then by एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन वी गेट। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, हम लोग इस संभावना को तलाश कर रहे हैं कि क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसमें दो फंक्शंस हो सकते हैं अलग अलग। तो हमने पहले माना कि हाँ भाई हो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, हमने मान लिया कि वो है और उसको सेटिस्फाई करवा दिया। अब हमने एक और फंक्शन को उसमें ऐड करा 5x को। अब देखते हैं भाई क्या ये दोनों मिलके इनका एडिशन जो है वो सॉल्यूशन बनेगा क्या। चलिए आइए इसके ऊपर बात करते हैं। तो हमने क्या करा, मान लिया कि भाई ये सॉल्यूशन है, तो डेफिनेटली ये जो सॉल्यूशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहां पर भी y था, सॉरी यहां पर जहां पर भी y था वहां पर हमने f और phi के एडिशन को लिख दिया। तो ऐसा करने से हमें क्या मिल गया, a नॉट dn dxn f प्लस फाइव प्लस a1, मतलब जहां जहां y था वहां वहां पर f प्लस फाइव हम लोगों ने लिख दिया एंड वी हैव दिस वन। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, अब हम लोग इसको अलग अलग तोड़ देंगे। कैसे तोड़ दिया, हम लोगों ने f के साथ में पूरा का पूरा डिफरेंशियल ऑपरेटर a1 a2 an इन सबको लिया, ये देखिए यहां पर इस तरह से, ठीक। एंड सिमिलरली हम लोगों ने क्या करा, इसी चीज को पूरा का पूरा फाई के साथ भी लिया, तो ये आपके पास में इस तरह से आ गया। मतलब इसमें सिंपली हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और कुछ भी नहीं। सो जैसे ही हम लोगों ने ये करा तो हमारे पास में दो पार्ट आ गए, दिस वन एंड दिस वन। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप चेक करें, हमने माना था कि जो f है y बराबर fx है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा था। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इतने की जगह पर क्या लिख पाएंगे बच्चों, कहां से मैं बता भी देता हूं यहाँ पे आपको। ये देखो अपन ने थोड़ी देर पहले ये करा था ना, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इस इक्वेशन नंबर 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो पूरा का पूरा बन रहा है, तो हम लोग इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इतने पूरे की जगह पर अब क्यू लिखने वाले हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर इतने की जगह पर क्यू लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू प्लस ये पूरा का पूरा ब्रैकेट a0 dn dxn phi प्लस a1 dn माइनस 1 dxn माइनस 1 phi एंड प्लस सो ऑन an phi इज इक्वल्स टू q। ये हमारे पास में आ जाना है बच्चों। अब ये वाला जो q है ये वाले q से कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या रह जाएगा, केवल ये वाला पोर्शन रह जाएगा, इतना वाला पोर्शन। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया क्या, a नॉट dn phi प्लस डिवाइड बाई dxn प्लस a1 dn माइनस 1 phi dxn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 phi dxn माइनस 2 प्लस an phi इज इक्वल्स टू 0। सिंपल। अब जरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वैसी ही है जैसी CF के लिए जरूरी है, अर्थात इसके राइट हैंड साइड में 0 है। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करना तो यार हम लोग जानते हैं, हम लोग पीछे वाले सेक्शन में इसको सॉल्व करके आए हैं। तो इट मींस दैट कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका राइट हैंड साइड 0 है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका तो CF है, मतलब हम इसका CF निकाल लेंगे। तो क्योंकि ये nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका राइट हैंड साइड 0 है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, राइट, तो इसका जो सोल्यूशन है वो कुछ n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ में इस रूप में होगा। मतलब व्हाट, 5x इज इक्वल टू c1 5x प्लस c2 5x प्लस c3 5x प्लस cn 5nx, n कांस्टेंट के साथ में, बिकॉज nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे तो वो nth ऑर्डर की एक इक्वेशन बनेगी जिसको सॉल्व करने के बाद m की n वैल्यूज आएंगी, n रूट्स आएंगे, तो उससे ये आपका CF बन जाएगा। चलो भाई, तो इसका मतलब 5x जो है वो ये बन गया हमारा। तो विच कंटेन n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, इस 5x की जो वैल्यू है जो हम लोगों ने सोल्यूशन माना था, कौन सा सोल्यूशन माना था, ये वाला, हम इस सोल्यूशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जैसे ही इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो जो हमारा y है विद्यार्थियों, वो y कुछ इस रूप में आ जाता है। तो इस रूप में ये जो आया विद्यार्थियों, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये है क्या आपका CF, और ये जो बचा हुआ fx है ये fx है आपका PI। आई रिपीट, क्या है ये, PI।
और ये एक पी जो है एक फंक्शन है एक्स का, और ये कुछ ऐसा फंक्शन है जो कि इंडिपेंडेंटली आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है। ध्यान रखना, पी भी सेटिस्फाई करता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पी सेटिस्फाई करता है, और जो सी एफ होता है वो राइट हैंड साइड को 0 रखने के बाद में उसे सेटिस्फाई करता है। क्लियर है? राइट। सो इन जनरल हमारा जो सोल्यूशन है अब वो 2 पार्ट से मिलकर बन रहा है। एक पार्ट जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड को 0 रखने के बाद हमें मिलता है, और एक पार्ट जो पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में y की एक स्पेसिफिक वैल्यू fx को रखने के बाद में मिलता है हमें सोल्यूशन के रूप में। ठीक है ना? वो पी है। इट मीन्स दैट आवर सोल्यूशन कंसिस्ट 2 पार्ट्स, CF and PI. CF is complementary function and PI a particular integral. ठीक है ना? या particular solution भी आप कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? तो that's why विद्यार्थियों, that's why अब हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा उसके 2 पार्ट्स होंगे, CF and PI. PI लेकिन तभी निकलेगा जब राइट हैंड साइड जो है वो 0 ना हो, और CF लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 रखते हुए निकाला जाएगा। तो हम CF प्लस PI क्यों लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये उस सवाल का जवाब है। क्लियर? अब हम लोग PI के लिए फॉर्मूला बनाने वाले हैं। मतलब भाई ये तो समझ में आ गया कि ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसके 2 पार्ट्स होंगे, CF और PI। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज हो रहा था कि भाई अब PI निकालेंगे कैसे। तो अब हम लोग PI के लिए फॉर्मूला बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो भाई पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आइए जरा इस सेक्शन को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं। भाई मान लीजिए कि ये आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस वन। हम लोगों ने एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को लिया। दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ बी द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड लेट y is equals to 1 upon fdq be a function of x such that when it is operated upon fd it gives q। ठीक है, ये हम लोगों ने एक फंक्शन माना है, ध्यान रखना, माना है ना। और ये एक ऐसा फंक्शन माना है हमने y is equals to 1 upon fd into what into q। ये हमने कुछ ऐसा फंक्शन माना है कि इस फंक्शन पर अगर हम ऑपरेट कर दें किसको, fd को दोनों ओर, तो हम लोगों को q मिल जाता है। कहां पर, राइट हैंड साइड में। आप देख भी सकते हो जैसे हम दोनों ओर इसमें fd का को ऑपरेट करें, क्योंकि d एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, fd जो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो उसको ऑपरेट किया जा सकता है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू fd इंटू 1 अपॉन fd और ये q। तो जब इस वैल्यू पर इस फंक्शन, मतलब ये आपका एक फंक्शन है और ये फंक्शन आपको कब मिला, जब आपने 1 अपॉन fd को q के ऊपर ऑपरेट करा। तो जब उसके ऊपर fd को ऑपरेट करेंगे तो दोनों रिवर्स में काम करेंगे, देन यू विल गेट दैट व्हाट, यू विल गेट q, आपको q मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब y को आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये जैसे y की वैल्यू को आप यहां पे रख रहे हैं, एक तरह से y की वैल्यू को ही रखा ना आपने, ये 1 अपॉन fdq को, तो आपको q मिल गया। इसका मतलब ये जो y है वो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। आई रिपीट, 1 अपॉन fdq जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स वाई ये y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन fdq इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा वो पी होगा, वो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, क्योंकि वही फंक्शन है जो कि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो दैट्स व्हाई ये जो आपका हम लोगों ने यहां डिस्कशन किया वो यहां पर लिखा भी है। इट मींस दैट कि दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दैट्स व्हाई ये जो आपका फंक्शन है 1 अपॉन fdq, दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल, दिस इज योर पी 1 अपॉन fd इंटू, है ना, 1 अपॉन fd ऑपरेटर है, वो ऑपरेट कर होता है q पे। सो जो भी रिजल्ट आता है वो आपका सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। मतलब दिस इज ट्रीटेड एज अ पी, यही पी का फॉर्मूला रहेगा
हमेशा ध्यान रखिएगा। व्हाट? पी आई इज इक्वल्स टू 1/FD, जो भी आपका FD होगा डिफरेंशियल ऑपरेटर इनटू Q, है ना, ऑपरेटेड ऑन Q। तो दिस इज द पी आई फॉर्मूला, दिमाग में रखिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना। और इसी फॉर्मूले का यूज करके अब हम पी आई डिफरेंट केसेस में, जिसको कि आप अपनी किताबों में डिफरेंट रूल्स भी कह सकते हैं, उन स्थितियों में निकालेंगे विद्यार्थी। तो चलिए आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये सो दिस इज द पी आई फॉर्मूला। यहाँ पर एक चीज और उन्होंने कही है कि यदि क्या कहते हैं, मान लीजिए आपका जो FD है वो D के बराबर हुआ, है ना, अगर FD जो है वो D के बराबर हुआ तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा कि यदि FD बराबर D हुआ तो PI जो है वो आपका क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? इट्स 1/D एंड Q। तो उसने कहा भाई ये PI भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये 1/FD Q को उसने क्या कर दिया? Y की जगह पर लिख दिया, है ना। और FD की जगह भाई आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऐसी बन जाएगी, dy इज इक्वल्स टू Q। तो उसने y की जगह पर क्या कर दिया? y की जगह पर लिख दिया 1/D Q एंड इज इक्वल्स टू Q। ये ऐसा कर दिया विद्यार्थियों। अब ऐसा करने के बाद में क्या हुआ भाई? इस D का मतलब क्या होता है? इस D का मतलब होता है d/dx। हमने ये लिखा, इसको एज इट इज लिखने दिया। अब इस d/dx को हटाने का क्या तरीका है कि दोनों ओर इंटीग्रल कर दो। तो आपने दोनों ओर इंटीग्रल कर दिया, तो यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट 1/dq इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q dx। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि 1/dq आया कहीं पर भी तो उसका मतलब होगा q का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल, है ना। क्योंकि कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन करते समय ये चीज भी नोट करा होगा कि सर जब आप 1/d लिखते हो किसी भी चीज के आगे तो उसको आप इंटीग्रेट कर देते हो, तो व्हाई यू इंटीग्रेट दैट? तो ये उसके पीछे का लॉजिक है, क्यों कर देते हैं हम लोग, ये उसका कारण है विद्यार्थी, ठीक है। और ये कारण बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करा? FD इज इक्वल्स टू D एज्यूम करके जब काम करा, देन वी विल गेट द रिजल्ट। तो हम लोगों को ये रिजल्ट मिला, ठीक। वास्तव में कोई भी जो फॉर्मूला होता है किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी पार्ट में मैथमेटिक्स के, उसको ड्राइव करने के लिए हम लोग कई तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, और उनमें से किसी एक्सपेरिमेंट से हमें रिजल्ट मिल जाता है जो लॉजिकली क्लियर कट सही भी होना चाहिए। तो वो रिजल्ट जैसे आपको मिलता है ना, उसको आप फिर आगे हमेशा के लिए सेव करके रख लेते हो कि यार इसका यूज करना है, सिंपल। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज एक आपके लिए यहां पर और नई चीज मिल गई, ये ध्यान रखिएगा, है। अब और आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू सम मैथड्स। अब हम लोग एक जनरल मैथड बनाने वाले हैं पीआई निकालने का, ठीक है ना। आई रिपीट, जनरल मैथड। लेकिन ये जनरल मैथड जो है इसकी भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। किस तरह की टर्म एंड कंडीशंस हैं? ये जनरल मैथड काम तभी करेगा जब आपका जो FD हो, ठीक है ना, वो D माइनस अल्फा के रूप में हो। अब आप कहेंगे ये D माइनस अल्फा का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो FD है उसको आप लीनियर फैक्टर्स में तोड़ पाएं, तब ये मेथड काम करता है। आई रिपीट, लीनियर फैक्टर्स में आप तोड़ पाएं, उसको गुणनखंड उसके कर पाएं, तब ये मेथड काम करता है। तो इस मेथड को डेवलप करने के लिए क्या तरीका है कि मान लिया कि FD जो है वो हमारा D माइनस अल्फा के रूप में है, एक ही फैक्टर लिया हमने, लीनियर फैक्टर, है ना। तो वी कंसिडर दैट कि हमारे पास में FD इज इक्वल टू D माइनस अल्फा के रूप में है। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई क्या? D माइनस अल्फा y बराबर Q। अब हम लोगों को क्या निकालना है? PI निकालना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ PI? द PI फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 1/FD इंटू Q। ये वही फॉर्मूला होता है। तो FD की जगह पर आप क्या लिख देंगे? 1/D माइनस अल्फा और Q। अब अल्टीमेटली आपको इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करा बच्चों हम लोगों ने? हमने इस वैल्यू को निकालने के लिए इसको क्या मान लिया? y मान लिया। हमें इसको निकालना है क्योंकि, ठीक है। तो हम इसको निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों ने क्या किया भाई, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। सो वी हैव ऑपरेटेड D माइनस अल्फा बोथ साइड, इसके दोनों ओर। तो ये D माइनस अल्फा को ऑपरेट करा, तो ये राइट हैंड साइड में D माइनस अल्फा एंड दिस वन। अब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए।
तो ये दोनों तो यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और आपके पास में क्या आ जाएगा, d माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्यू। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसको क्या करा, हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। भाई ये तो क्या हो गई, ये तो फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई ये। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे विद्यार्थियों, बहुत ही सिंपल सी बात है, ये आप लोगों ने करा भी है ना, इंटीग्रल फैक्टर निकाल के। तो इंटीग्रल फैक्टर हम लोग कैसे निकालते थे, याद ही होगा आपको, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल फैक्टर निकालते थे e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। ठीक है, तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है, dy dx माइनस अल्फा y इज इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पर ये जो p है, p का काम कौन कर रहा है, p का काम कर रहा है माइनस का अल्फा। तो if कितना हो जाएगा, इट इज e टू द पावर माइनस अल्फा x हो जाएगा, है ना। अब माइनस अल्फा x आ गया, अब इसका जनरल सोल्यूशन क्या निकलेगा, तो जनरल सोल्यूशन निकलेगा y बराबर y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वैसे if भी आता है, तो e टू द पावर माइनस अल्फा x इंटू वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल e टू द पावर माइनस अल्फा x इंटू क्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, है ना, प्लस कॉन्स्टेंट ले लीजिए। अब आपको तो y की वैल्यू चाहिए ना अल्टीमेटली, क्योंकि आपने y बराबर माना था किसको, y बराबर मान लिया था आपने ये इस राइट हैंड साइड को, यहाँ पर ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो अल्टीमेटली pi का मतलब आपको y निकालना था, तो y मतलब आपका pi। तो y निकालने के लिए क्या करा आपने, ये पूरा प्रोसेस करा। तो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा, इट्स e टू द पावर अल्फा x इंटीग्रल e टू द पावर माइनस अल्फा x क्यू डी एक्स प्लस सी e टू द पावर माइनस अल्फा x, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस वाले पार्ट को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे विद्यार्थियों, बिकॉज कांस्टेंट पार्ट के साथ में सी मतलब कांस्टेंट जो है वो ऑलरेडी सी एफ में अवेलेबल है। तो हम इस कांस्टेंट वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, इसलिए क्योंकि इसकी प्रतिपूर्ति सी एफ में हो जाती है कांस्टेंट के साथ में फंक्शन की। इसको वहां से हटा देते हैं, तो हमारे पास में जो सी एफ बचेगा, मतलब जो y की वैल्यू बचेगी वो केवल इतनी बचेगी, y इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x इंटीग्रल e टू द पावर माइनस अल्फा x क्यू डी एक्स। ठीक है, इस चीज को छोड़ने के बाद में, ठीक। तो ये जो y आया वास्तव में ये किसकी वैल्यू आई है, ये y आई है वैल्यू 1 अपॉन डी माइनस अल्फा क्यू की वैल्यू आई है। तो इसको हल करने के बाद जो y आया वो आपके सामने है। तो ये जो आपके पास में मेथड आया है ये वास्तव में फॉर्मूला है बच्चों, किसके लिए, इसके लिए कि यदि आप पी निकालने के लिए कभी जा रहे हो और आपके सामने 1 अपॉन डी माइनस अल्फा क्यू की वैल्यू आ जाए, तो दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा x इंटीग्रल q e की पावर माइनस अल्फा x dx के बराबर होता है। तो इट मींस दैट विद्यार्थियों कि अगर q पर 1 अपॉन डी माइनस अल्फा को ऑपरेट करोगे तो दिस इज इक्वल्स टू दिस वन, वो एक इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसकी कि ये वैल्यू होगी। यहां पर माइनस अगर है तो यहां प्लस होगा और यहां माइनस होगा, ध्यान रखना अंदर, ठीक है। अगर यहां पर प्लस हो गया मतलब अगर आप 1 अपॉन डी प्लस अल्फा को ऑपरेट कर रहे हैं q पर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर माइनस अल्फा x इंटीग्रल e टू द पावर अल्फा x क्यू डी एक्स, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी फिर। तो आप इस वैल्यू को फिर यूज करेंगे, क्लियर है। तो ये इस तरह से बच्चों एक जनरल रिजल्ट हम लोगों ने डेवलप कर लिया जो कि तब काम करता है जब एफडी जो है वो लीनियर फैक्टर के रूप में क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। अब इसी तरह से उसको उसने जनरलाइज कर दिया, क्या कि मान लीजिए कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू जो है, उसमें एफ डी जो है उसके n फैक्टर्स बन सकते हो। मान लीजिए कि डी माइनस अल्फा 1 इंटू डी माइनस अल्फा 2 इंटू डी माइनस अल्फा 3 इंटू डी माइनस अल्फा n, ये n फैक्टर्स बन सकते हैं। तो ये जो n फैक्टर्स बन रहे हैं ना विद्यार्थियों, इन n फैक्टर्स के लिए n टाइम आपका जनरल फॉर्मूला जो है वो काम करेगा। आप प्रोसेस क्या अडॉप्ट करोगे भाई, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। देखो ये देखो पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी क्यू, ये आपने यहां पर एफ डी की वैल्यू लिख दी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करोगे, अब बारी बारी से एक एक फैक्टर को लोगे। जैसे इसको क्यू के साथ में ले लिया
तो इसमें जनरल रूल लगा दिया, ये आ गया। फिर इससे जो रिजल्ट आएगा उसके साथ में ये 1/d माइनस अल्फा n माइनस 1 को ले लेंगे और इसके ऊपर फिर जनरल रूल लगा देंगे। फिर यहां से जो रिजल्ट बनेगा उसके ऊपर इस 1/d माइनस अल्फा n माइनस 2 को, मतलब हर फैक्टर के लिए बार बार आपको जनरल रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ये जनरल रूल आप तब अप्लाई करेंगे बार 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 जब बाकी का कोई और रूल काम ना कर रहा हो। अभी हम लोगों को पीआई में बहुत सारे रूल काम कर रहे हैं, तो वास्तव में पहले हम उन रूल्स को अप्लाई करेंगे और जब वो फेल हो रहे होंगे ना तब इस जनरल रूल को अप्लाई करेंगे। मतलब ये जो जनरल रूल है ये एक तरह से आपका ब्रह्मास्त्र है। इसको आप अपने हमेशा अपने तुनीर में रखो, अपना जो पीछे तुनीर होगा है ना उसको हमेशा पीछे की ओर रखो, और जब आपके छोटे छोटे जो वाण हैं वो फेल हो जाए तब इसको निकालना और इसको चला देना, तो ये काम कर जाएगा, ठीक है ना, और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। और आप देखोगे कि भी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो इसको हम लोग बहुत ही इत्मीनान से यूज करने वाले हैं विद्यार्थियों, क्लियर। सो यहां पर आप लोगों ने ये समझा कि जनरल रूल को अप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और है जनरल रूल का, ये तो हो गया ऊपर वाला, तो आपने कैसे पढ़ा कि 1 बाय 1 हर फैक्टर को ले लेके अप्लाई करना है। एक दूसरा तरीका है कि ये जो आपका 1/d माइनस अल्फा 1 d माइनस अल्फा 2 इंटू डी माइनस अल्फा n था, आप क्या करो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ दो। पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों ने कक्षा 12वीं में पढ़ना सीखा होगा, नहीं सीखा हो तो हमारा स्कूल मैथमेटिक्स का वीडियो अवेलेबल है कक्षा 12वीं के लिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल जयपाल विश्वकर्मा पे जाके पार्शियल फ्रैक्शन जैसे टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा, और हमारे एप्लीकेशन में भी वो चीज़ अवेलेबल है 12th के टॉपिक में, तो वहाँ जाके भी आप लोग पढ़ सकते हो, क्लियर। तो नाउ दिस इज व्हाट, ये इस तरह से भी कर सकते हो। फिर Q को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ 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 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप बारी बारी से इसमें लगा दो जनरल रूल, इसमें लगा दो जनरल रूल, इसमें लगा दो जनरल रूल, एंड द प्रोसेस इज सेम, है ना। एक एक करके लगाओ या फिर पार्शियल फ्रैक्शन की प्रोसेस पहले कर लो और फिर सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके सबके ऊपर एक साथ लगा दो जनरल रूल। ये दो प्रोसेस हैं, इन दो प्रोसेस को आप अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगे। एक ही क्वेश्चन को चाहो तो दोनों से करके देख लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई किस में कम समय लग रहा है। हम लोग भी करेंगे आगे चल के, है ना, डोंट वरी। सो और आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि पीआई जो है वो उसकी जरूरत क्यों हुई हम लोगों को। सिंपल, पीआई जो है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ठीक। फिर पीआई जो है कुछ स्पेशल केसेस में हमने निकाला और एक जनरल रूल बनाया, किसके लिए, जनरल रूल बनाया हमने पीआई के लिए, ठीक है। पीआई इज इक्वल टू व्हाट, इट्स 1/d माइनस अल्फा q इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x इंटीग्रल e टू द पावर माइनस अल्फा x q dx। ये जनरल रूल हम लोगों ने बना लिया, ठीक। अब इसके बाद में इस जनरल रूल से एक और रिजल्ट मिलता है। क्या निकलता है, बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि आप एक ऐसा पीआई निकाल रहे हैं जिसके राइट साइड में q बराबर जो है वो e टू द पावर अल्फा x है। आई रिपीट, e टू द पावर अल्फा x है। और लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन की बनावट है वो कुछ ऐसी है, d माइनस अल्फा की पावर n y बराबर e टू द पावर अल्फा x। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बनावट है। तो ऐसी स्थिति में भाई ये n टाइम रिपीट हो रहा है d माइनस अल्फा, तो इसका CF तो आसानी से निकल आएगा क्योंकि n टाइम रिपीटेड आपके पास में रूट आएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के। लेकिन पीआई कैसे निकलेगा, तो कहना सर पीआई बराबर कुछ इस तरह से निकलेगा, पीआई इज इक्वल्स टू 1/d माइनस अल्फा d माइनस अल्फा रेस्ट टू द पावर n e टू द पावर अल्फा x। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या है, एक फॉर्मूला बना लिया है। हम इसका प्रूफ भी करेंगे, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा और ये अल्फा सेम होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, ठीक है। सो व्हाट इज दैट,
अगर ये दोनों सेम है यहाँ पर अल्फा और e टू द पावर अल्फा एक्स के रूप में, तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n अपॉन में फैक्टोरियल n, मतलब जितनी पावर यहाँ पर होगी उतना फैक्टोरियल और उतनी ही पावर xn की इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आप 1 अपॉन डी माइनस 2 का होल स्क्वायर और e टू द पावर 2x कर रहे हैं, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? n का काम कर रहा है 2, अल्फा का काम कर रहा है 2, तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ई टू द पावर 2x, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर d माइनस 3 रेस्ट टू द पावर 4 और e टू द पावर 3x के ऊपर, तो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू x की पावर 3 बिकॉज सॉरी x की पावर 4 बिकॉज जितना यहाँ पर n होता है उतना ही यहाँ आता है, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 और e टू द पावर 3x। तो ये आपके पास में कुछ इस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स बन जाएंगी, जिसे आप शॉर्ट ट्रिक्स कहते हैं। वास्तव में वो शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती हैं, वो फॉर्मूले ही होते हैं बड़े बड़े, है ना, और उनको डिराइव किया जाता है, लेकिन आप उसके प्रूफ में नहीं जाते हो, आप उसको बस याद करने की कोशिश करते हो, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करो ना बच्चों, तो डिटेल स्टडी करा करो, क्योंकि वो जो डिटेल स्टडी है ना, कई बार आपको दूसरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैपेबल बना देती है, और ये कैपेबिलिटी आपको एग्जाम में बहुत काम आती है। क्योंकि जो मार्जिन होता है ना, 1 से 2 क्वेश्चन अगर आपने बाकी अपने कॉम्पिटिटर, जो टॉप कॉम्पिटिटर है, उससे अच्छे सही कर दिए, तो आप टॉप कर जाते हो, आप रैंक में बहुत आगे आ जाते हो। तो ये जो मेहनत आप करते हो शुरुआत में, जिसे कहते हैं ना नेट प्रैक्टिस, आप जितनी नेट प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, है ना, पिच पे जितना ज्यादा समय बिताओगे, उतना फाइनल मैच में अच्छा कर पाओगे। तो ये चीज काम आती है हमेशा। नाउ वी आर मूविंग टू प्रूव दैट रिजल्ट, हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो इस रिजल्ट को प्रूव करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हम लोगों ने क्या करा भाई, ये पी हमारा फॉर्मूला है ना, सो हमने ये करा। अब हमने क्या करा कि ये n टाइम था फैक्टर d माइनस अल्फा, इसमें से एक n माइनस 1 को अलग करा और एक फैक्टर को अलग करा। अब ये हम इस वाले रिजल्ट के ऊपर क्या करेंगे, जनरल रूल अप्लाई कर देंगे। तो जनरल रूल अप्लाई करेंगे तो देखो ऐसे होगा, e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रल e की पावर माइनस अल्फा एक्स, ये q की जगह पर e की पावर अल्फा एक्स, ये लिख दिया dx। अब ये दोनों कैंसिल होके 1 बन जाएगा और आपके पास में इंटीग्रल dx आ जाएगा। नाउ ये जो इंटीग्रल dx है, इसको इंटीग्रेट करोगे x आ जाएगा। तो मतलब आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, e की पावर अल्फा एक्स इंटू एक्स, ये आपके पास आ गया। अब यहां से एक d माइनस अल्फा फिर से लिया, तो ये 1 अपॉन डी माइनस अल्फा e की पावर अल्फा एक्स x आ गया। अब इसके ऊपर फिर से जनरल रूल अप्लाई कर दिया, पी वाला जो हम लोग पढ़ के आए हैं, तो ये आ जाएगा e की पावर अल्फा एक्स e की पावर माइनस अल्फा एक्स, ठीक है ना, ये इसके कारण माइनस अल्फा एक्स, ये पहले से ही था, ये एज इट इज लिख दिया। अब ये दोनों तो पार्ट मिलके 1 हो जाएंगे, पावर 0 हो जाएगी और ये x रह जाएगा। इस x को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे गलत लिख दिया है ये, ठीक है, मैंने शायद देखा नहीं होगा ध्यान से। तो ये e की पावर अल्फा एक्स, ये यहाँ पर ना आकर मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और इस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को आप एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो। तो अब 2 बार जनरल रूल अप्लाई करने के बाद में आपके पास में इतनी चीज आ गई है। अब फिर यहां से आपने एक फैक्टर लिया और फिर इसके ऊपर अप्लाई करा, तो जैसे इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो फिर वो e की पावर अल्फा एक्स बाहर आएगा, e की पावर माइनस अल्फा एक्स, और ये पूरा का पूरा एज इट इज, ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे, बचेगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फैक्टोरियल 2 कह लो या 2 कह लो। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगा, तो 2 पहले से ही था, 3 और आ गया, तो आपके पास में ये इतनी चीज आ गई विद्यार्थियों। अभी क्या करना है, 2 इंटू 3 को फैक्टोरियल 3 लिखा जा सकता है, तो ये आपने फैक्टोरियल 3 लिख दिया, तो आपके पास में रिजल्ट आ गया e की पावर अल्फा एक्स एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ध्यान दीजिएगा, आपने 3 बार जब जनरल रूल d माइनस अल्फा के रूप में e की पावर ax के ऊपर अप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया। अब इसके ऊपर चौथी बार करोगे, 5वीं बार करोगे, जितनी बार करोगे उतनी बार ये x की पावर बढ़ती जाएगी और नीचे फैक्टोरियल बढ़ता जाएगा। तो जब आप n टाइम अप्लाई कर चुके होंगे ना इसको, जैसे ही n टाइम अप्लाई कर चुके होंगे तो यू विल गेट व्हाट, n टाइम अप्लाई जब कर चुके होंगे तो आपके पास में ये रिजल्ट आ जाना है, x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n e टू द पावर अल्फा एक्स। ठीक, तो विद्यार्थियों ये था बेस पीआई का,
ये था बेस जनरल रूल का, ये था बेस व्हाई वी नीड टू ऐड पीआई इन सीएफ। ये 3 क्वेश्चंस के जवाब हम लोगों ने यहां पर ढूंढने का प्रयास करा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर इस पूरे के पूरे टॉपिक में आपको कहीं पे भी कोई डाउट या क्वेरी बन रही हो तो आप एप्लीकेशन पे अगर देख रहे हैं तो हेल्प चैट में, या फिर अगर पेड कोर्स में हैं तो माय डाउट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहली चीज, यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां पर कमेंट बॉक्स होता है, वहां पे कमेंट करके अपना डाउट या क्लियर अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आस्क मैथ्स क्वेरी जो हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी है बच्चों के लिए, है ना, किसी भी तरह के सपोर्ट या क्वेरी के लिए आप उस पर भी पूछ सकते हैं। हो सकता है कि कहीं से आपको रिजल्ट मिलने में या जवाब आने में टाइम लग जाए, लेकिन आपको जवाब जरूर मिलेगा। दिस इज माय प्रॉमिस एंड माय गारंटी। क्लियर? सो पढ़ते रहिए बच्चों। हम अब आने वाला जो लेक्चर है उसमें पीआई के जो रूल्स होते हैं अब उनके ऊपर 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे, और हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि यदि ये पीआई का रूल फेल हो जाता है तो कैसे जनरल रूल उसके लिए मददगार बनकर सामने आ जाता है। क्लियर? तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। हमारे जो पेड कोर्सेस हैं उनका भी लाभ लीजिए। हमारे एप्लीकेशन पे आगे चल के ये सारे के सारे टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज। जैसे ये जो टॉपिक है बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहां पर फ्री कॉलेज कोर्सेस, आई रिपीट, हमारे एप्लीकेशन पे 3 कैटेगरीज हैं। 3 कैटेगरीज हैं। कैसी? ये है पेड कोर्स की, ये है फ्री कॉलेज कोर्स की, ठीक, ये है फ्री स्कूल कोर्स की, ठीक है ना, स्कूल कोर्स की। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो टॉपिक है, ये पूरा का पूरा एक फोल्डर बना रखा है हमने अपने एप्लीकेशन पे। वो फोल्डर आपको कहां मिलेगा? फ्री कॉलेज कोर्स में। तो फ्री कॉलेज कोर्स में जाके आप इस वीडियो को भी देख पाएंगे। हमारे जो पुराने वीडियोस हैं जो कि साउंड और वीडियो क्वालिटी जिनमें ठीक है, उनको हम लोगों ने एप्लीकेशन पे डाल दिया है। और अब बाकी जो बहुत पुराने वीडियोस थे जिनमें साउंड और वीडियो क्वालिटी का थोड़ा इशू था क्योंकि वो मोबाइल से बनाए थे, उनको अब हम लोग फिर से बना रहे हैं और डिटेल में बना रहे हैं ताकि वो आपके लिए बड़े बड़े एग्जाम में काम आ सके। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है ये हमारा पेड कोर्सेज का सेक्शन है। इस पेड कोर्स के सेक्शन में अभी फिलहाल हम लोग IIT JAM की तैयारी कर रहे हैं, CSIR नेट की, UPSC की तैयारी करा रहे हैं, और आगे चल के इसमें हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं, मतलब जो बीटेक के बच्चे हैं, उनको गेट की तैयारी करवाएंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर गेट करके। तो यहाँ पर पेड कोर्स में बेसिकली आपको क्या मिलेगा? आपको कंटेंट मिलेगा, ई कंटेंट, है ना, आपको ई कंटेंट मिलेगा। आपकी डाउट्स के लिए क्लासेस होंगी रेगुलरली, वीकली, है ना, लाइव क्लासेस होंगी। आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। आपको पूरा का पूरा वो जो कोर्स का मटेरियल होगा ई कंटेंट के रूप में वो प्रोवाइड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप IIT JAM की तैयारी कर रहे हैं तो IIT JAM का पूरा एक ई कंटेंट आपको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। अभी अगर आप पेड कोर्सेज में जाके देखेंगे तो हो सकता है कि वहां के फोल्डर्स अभी आपको खाली दिखें तो परेशान मत होइएगा, हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं उसके ऊपर, और एग्जाम से पहले, काफी पहले आप लोगों को वो कंटेंट प्रोवाइड करवा देंगे। तो तब तक आप वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से अपने टॉपिक को अच्छा करिए, मजबूत करिए, कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। साथ ही इन पेड कोर्सेज में जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट सीरीजेस होती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक, तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, देश को आगे बढ़ाइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए और अपने माता पिता का सहारा बनिए। ठीक है ना, उनका ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।